अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई मुंबई लो मैं आ गया। मुंबई लो मैं आ गया। मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फैयाज खान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे एमएलए फारूक शाह साहब, स्टेज के ऊपर मौजूद तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, हमारी माएँ और बहनें, वो समझ रहे थे सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूं मुंबई लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी, अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 250 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं
मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके। आपको मैं ये बताऊं कि ये जब प्रोग्राम हमने लेने का तय किया था तो हमने लोगों से ये बताया कि ये हमारी सियासी जमात का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के बात करती है, उनके भी नेताओं को हमने कहा कि एक मर्तबा हम लोग क्या अपने कौम के साथ हो रहे नाइंसाफियों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकते? क्या हमें उन मराठा भाइयों से सीखना नहीं चाहिए कि जिन्होंने जब अपने रिजर्वेशन के लिए सड़कों के ऊपर आंदोलन किया तो शिवसेना का मराठा हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या एनसीपी का हो, ये पूरे के पूरे मैदान में उतरे तो अपनी सियासी जमात का मफलर पहनकर नहीं उतरे, वो मराठा बनकर वहां पर उतरे। लेकिन हमने जब यही पैगाम, यही इनविटेशन सभी हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने दिया तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत इज्जत के साथ हमने इन लोगों को न्योता दिया, इनविटेशन दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये इज्जत के लायक ही नहीं है। लोगों ने कहा कि क्या कर लेंगे, आप रिजर्वेशन का तो इतना पुराना मामला है, वक्फ की जमीनें अब कहां बची है, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों जा रहे? इलेक्शन के वक्त एक बात कही थी, दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, और जब ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं तो उसका नतीजे कैसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही एक नतीजा आपके सामने आज आपका बेटा, आपका भाई खड़ा हुआ है। हमने ईमानदारी के साथ मेहनत की। इसीलिए जब लोगों ने मुझसे, पत्रकारों ने कहा कि आप भाषण में असद साहब क्या बोलने वाले हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, तो अब हम सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो स्क्रीन लगाए हैं ना, 2 स्क्रीन लगाए हैं, इनको आज उधेड़ने भी वाले हैं, उस स्क्रीन के जरिए दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस कौम का खेल खेला जाता है। उनकी ही जबानी दिखाने वाले हैं कि इस कौम को किस तरह से एक खिलौना बनाकर रखा गया है, एक रबर स्टैंप की तरह रखा गया है। इलेक्शन आया, आ जाओ फिर अपनी गलियों के अंदर मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आ जाओ, सपने दिखाओ कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। इलेक्शन आया, जीत गए, खत्म हो गई बात, हमारा जिक्र भी नहीं होता है। लोगों ने कहा यही वक्त आपने क्यों चुने? एक पत्रकार साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे। मैंने कहा 100% नहीं, 200% राजनीति कर रहे हैं हम। और यही वक्त क्यों कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद के चुनाव है, दोबारा हमारी चौखटों के ऊपर यही लोग आने वाले हैं। आज जो लोग औरंगाबाद से या पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, हमने किसी को गाड़ी नहीं दी,
किसी की गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं भरा, किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तादाद के अंदर अगर नौजवान बुजुर्ग निकल कर आए तो कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो रहा था कि हम जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे आने वाले मुस्तकबिल से यह ताल्लुक रखता है। कहां है वो 93,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र की, 93,000 एकड़ जमीन कहां है वो? किसने किसको बांटा है, किसने किसको बेचा है? अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने हो गए हैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदस्य हुए, मेंबर बने हुए। इन 8 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9 FIR रजिस्टर करवाया हूं मैंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, 9 FIR। बड़े बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ FIR, जो सोचते थे कि हमें कौन रोक सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते हैं और खरीदे हैं। उनके अंदर डर नहीं था, खौफ नहीं था। वो सोचते थे कि हमारा कौन बाल बाका कर सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते हैं। उन्हें क्या मालूम है कि बाजारों के अंदर कुत्ते के बच्चे बिकते हैं। बाजार में क्या नहीं खरीद सकते? एक है स्टेज पे, ओरिजिनल एक ही है, बाकी हम छोटे छोटे हैं। असद भाई को देख के अल्हम्दुलिल्लाह पहले पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते थे ये अकेले है, इतना बोलते, और अब ये भी आ गया, अरे बाबा 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 ये तो बहुत ही बोलता है बोले। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देखती है, पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई एक जानबाज पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर हमारी हर करम है, उसी मेरे कायद के बाजू जाकर बैठने का शर्फ मुझे हासिल हुआ है आप लोगों की दुआओं की वजह से। यह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर जब लोग कहते थे कि यह तो सिर्फ हैदराबाद की एक ही जमात है, हैदराबाद तक महदूद है, ये 1 के 2 नहीं होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 के 2 हो गए, 2 के 4 होंगे, 4 के 6 होंगे, 6 के 8 होंगे और 8 के 10 भी होंगे, बशर्ते हमें जिस नेक नियति के साथ, जिस एकजहीती के साथ काम करने की जरूरत है, अगर उस तरह अगर काम करे। मैं तो मुंबई के नौजवानों के अंदर जो जज्बा और जो जोश देखता हूं, कभी कभी असद साहब को यह दिल बोलना चाहता है कि असद साहब मुंबई मेरे हवाले कर दीजिएगा, देखिए मुंबई की कैसे काया पलट कर देता कर रहे। हमारे फयाज भाई भी काम कर रहे हैं, वारिस भाई भी काम कर रहे हैं, हमारे कॉरपोरेटर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आज ये देखना होगा कि हम सिर्फ ओहदा लेंगे। महाराष्ट्र के कोने कोने से हमने कहा था कि आपको आना है, कुछ लोगों ने बहाने बनाए। मैंने जब मीटिंग लिया तो एक ने कहा मैं 40 गाड़ी लेकर आ रहा हूं, आखिर में लाया 4। एक ने कहा 20 गाड़ियों का तो नंबर लिख लो साहब, लाया 3। घर को जाना पड़ेगा भैया, काम करोगे तो टिकोगे, नहीं करोगे तो आपको भी जाना पड़ेगा।
और ये फैसले हमको अपने पार्टी के हक के अंदर लेने पड़ेंगे। जो काम करेगा वो मजलिस के अंदर आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा उसको घर में जाना पड़ेगा। क्योंकि हम ये जब जज्बा और जोश देखते हैं नौजवानों के अंदर कि अगर औरंगाबाद से एक एमपी चुनकर आ सकता है तो मुंबई से हम 4 एमएलएस क्यों नहीं चुनकर ला सकते हैं। बशर्ते की जरूरत है, हमारे आपसी इख्तिलाफात को खत्म करने की जरूरत है, और अगर हम वो कर पाए तो मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जरखेज जमीन कहीं पर है तो वो मुंबई के अंदर है, जहां पर हम बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, ये जब हमने निकलने का फैसला किया, पूरी तैयारी हो गई, और हां, मैंने जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, मैं ये समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम अगर यहां पर वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की मेहनतों की वजह से हो रहा है कि पिछले इतने दिनों से वो यहां पर आकर बैठे और बैठकर उन्होंने जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था वो काम किया। वरना ये आलम है हमारा कि पुलिस ने कहा नहीं करना, नहीं करेंगे, ठीक है साहब, नहीं करेंगे, ये मजलिस में नहीं चलेगा। ये मजलिस में कतई नहीं चलेगा। इसीलिए जब अलग अलग जगह के ऊपर हमको रोका जा रहा था तो मुझे मालूम था कि पुलिस को तो बेचारे सामने कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं जिनके अंदर ये डर और खौफ पैदा हो चुका है मजलिस की वजह से कि ये जो बैठे हैं ये तो हमारी जागीर थी, ये हमारे अलावा कहां जा सकते हैं। इनको डर दिखाओ कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, हम सेक्युलर है, हमको दो। लेकिन जब उन्हें यह एहसास होने लगा कि अब ये कौम भी बेदार हो चुकी है और इसमें भी वो हिम्मत आ चुकी है कि कल तुमसे ये सवाल करेगी कि जिस मुंबई हाई कोर्ट ने 2014 के अंदर तमाम दस्तावेज देखे, इंपेरिकल डेटा जिसे कहते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से देखा, पढ़ा समझा, तब अदालत ने यह फैसला लिया, आदेश जारी किया गया कि मुसलमानों का एजुकेशन का परसेंटेज इस राज्य में, इस मुल्क के अंदर सबसे कम है। क्या वजह है कि आज हमारे बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो क्या वजह है कि अदालत का फैसला आने के बावजूद भी ये सरकार, ये हुकूमत हमें ये रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है। मैं और वारिस पठान 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एमएलए थे। उस वक्त कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के आमदार एमएलए खड़े रहते थे और लड़ते थे बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से और शिवसेना से लड़ते थे और ये मांग करते थे कि अदालत ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना नहीं चाहती है कि इनकी तरक्की हो, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, अदालत ने बोला है। इतने जोरदार भाषण करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि कितने हमदर्द है मेरे कौम के। 2019 के बाद तख्ता पलट गया, अब हुकूमत में आ गए हैं। विरोध में जब थे
तो उस भारतीय जनता पार्टी और उस शिवसेना से मांगते थे जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क का मुसलमान तरक्की करे, तालीम हासिल करे। लेकिन आज सत्ता के अंदर अगर तुम बैठे हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर अगर तुम जाकर बैठे हैं, तो तुम्हें वहां पहुंचाने के अंदर यही हमारे गयूर मुसलमानों का हाथ है कि तुम वहां पर जाकर बैठे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही तेवर बदल गए। 2 साल से कोई जिक्र नहीं,